जी जी समधी जी, बस बारात लेकर निकल ही रहे हैं। तभी उमेश अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहते हैं, माँ, ओ माँ, तुम औरतों का फैशन पूरा हो गया हो तो चलें बारात लेकर। समधी जी का 4 बार फोन आ गया, बारात लेट हो रही है। जी जी बस आ गए, जल्दी चलो सब लोग, नहीं तो ये सभी मर्द ताने मारते ही रहेंगे हम लोगों को, और बारात लेट होने का सारा दोष भी हम पर ही मर देंगे। सभी बाराती और उमेश नाचते गाते अपने बेटे प्रिंस की बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद प्रिंस और सपना की शादी हो जाती है। उसके ससुराल में उसके सास ससुर जेठ जेठानी होते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और अब उनकी शादी को 1 साल पूरा हो जाता है। एक रोज सास सुमन अपनी बड़ी बहू से कहती है, संगीता बहू, तुम जब से इस घर में बहू बनकर आई हो ना, सारा घर संभाल कर रखा हुआ है तुमने। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है सब लोगों की सेवा करना, और ये तो हर एक लड़की की जिम्मेदारी होती है। तभी थोड़ी देर बाद अंदर से उमेश संगीता को आवाज लगाता है, बहू संगीता, बहू, अरे कहाँ हो बहू, मेरा नाश्ता तैयार कर दो। छोटी बहू तो सो रही होगी, उसको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, न नाश्ते से न खाने से, बस वो तो सोने में मगन होगी। उमेश की आवाज सुनकर फिर संगीता उनके लिए जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करती है और फिर जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करती है। फिर सबके लिए दोपहर का खाना बनाकर तैयार करती है। और अब दोपहर के 3 बजने को आए थे। सपना अब तक बिस्तर पर पड़ी खर्राटे मार रही थी, जिससे पूरा घर उसकी इन हरकतों से अब परेशान हो गया था। पर वो बड़े घर से आई थी, इसलिए उसे कोई कुछ नहीं कहता था। और फिर एक दिन सुमन अपनी दोनों बहुओं के लिए गाउन लेकर आती है और अपनी बहुओं को देती है। बहू, ओ बहू, सपना बहू, संगीता बहू, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम दोनों के लिए गाउन लेकर आई हूँ। ये बात सुनकर दोनों बहुएं अपनी सास के पास आती हैं। संगीता बहू, तुमको स्टिचिंग आती है ना? मैं तुम दोनों के लिए 2 नए गाउन लेकर आई हूँ, बस अपनी साइज की फिटिंग कर लेना। ओह माय गॉड, माँ जी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके लाए हुए कपड़े पहनूंगी? वो भी आपके पसंद के कपड़े पहनूंगी, और वो भी मार्केट के लाए हुए। मैं सिर्फ मॉल से लाए हुए कपड़े पहनती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरी अलमारी बस मॉल के लाए हुए कपड़ों से ही भरी रहती है। आई एम सॉरी माँ जी, लेकिन मैं इसको नहीं पहन सकती। ये आप अपनी इस गरीब बहू को ही दे देना। ऐसा कहकर देवरानी वहां से चली जाती है। और फिर संगीता अपनी सास को मायूस होते हुए देखकर कहती है, पर माँ जी, मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। माँ जी, मैं इस गाउन को अपनी कलाकारी से और ज्यादा बढ़िया बनाकर पहनूंगी अपने बेटे देव की बर्थडे पार्टी में। माँ जी, आप सपना की बातों का बुरा मत मानिएगा, अभी छोटी है, सब समझ जाएगी। सुमन उदास चेहरा लिए अपने कमरे में चली जाती है और संगीता पार्टी के लिए गाउन को अपनी कलाकारी से और ज्यादा अच्छा बनाने लग जाती है। फिर एक दिन गांव से एक फोन आता है, जिसे सुनते ही सुमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हुआ माँ जी? ये फोन काटने के बाद आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सपना बहू, संगीता बहू, कल हमारे घर तुम्हारी ददिया सास आ रही हैं, तो कल तो तुम दोनों अच्छी सी साड़ी पहन लेना और सर पर घूंघट जरूर रखना। माँ जी, जब आप मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे, तब तो आपने बोला था कि हमारे घर की बहुओं को पूरी छूट दी जाती है, जो मर्जी पहने, जैसी मर्जी कपड़े पहनना। ये छूट दोगे आप मुझे? साड़ी, सर पर घूंघट, यक, आखिर है क्या ये सब? सपना, एक ही दिन की तो बात है। माँ जी, तुम्हें कौन सा रोज रोज साड़ी पहनने को बोल रही हैं? पहन लेना। तुम तो चुप ही रहो दीदी, गरीब घर से आई हो, मुझसे बहस ना करो तो अच्छा ही होगा। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल साड़ी के साथ घूंघट भी कर लूंगी। अगर दादी माँ को इसमें खुशी मिलती है तो यही सही, इससे आपकी इज्जत भी रह जाएगी। अब आप अपना मूड ऑफ मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ, मेरी प्यारी बहू। और फिर अगली सुबह ददिया सास उनके घर आ जाती है। दोनों बहुएं और सास उनके पांव छूती हैं। सास के सर पर भी घूंघट होता है और संगीता के सर पर भी, लेकिन सपना ने पहना हुआ था एक कट स्लीव वाला लंबा सा गाउन, और वो भी डीप नेक वाला, उसके ऊपर कोई दुपट्टा भी नहीं था। तभी ददिया सास बोल पड़ती है, हे छोटी बहू, तुमको तुम्हारे माँ बाप ने कोई तमीज नहीं सिखाई क्या कि बड़ों के सामने कैसे रहते हैं कैसे नहीं? क्यों सुमन बहू, तू ये कैसी बहू लेकर आई है जिसे ना तो उड़ने पहनने का शऊर है न रहने का? अपनी बड़ी बहू को देखो कितनी संस्कारी है, और दूसरी बिल्कुल अकल की दुश्मन लेकर आई है रे तू। ये बात सुन दोनों सास बहू चुप हो जाती हैं, और वहीं दूसरी तरफ सपना बुरा सा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। और दोनों सास बहू बाला यानी ददिया सास की देखभाल में लग जाती हैं। कुछ दिन बाद वो वापस चली जाती हैं, और ऐसे 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और देव के बर्थडे का दिन भी आ जाता है। चारों तरफ घर में खुशी का माहौल था और पूरे घर में लाइट ही लाइट लगी हुई थी। सब लोगों की पार्टी चल रही थी। तभी सुमन अपने बड़े बेटे से,
बेटा, बहू नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? माँ वो कमरे में देव को रेडी कर रही है और खुद भी रेडी हो रही है, बस थोड़ी देर में नीचे ही आ रही है। और तभी संगीता अपने बेटे देव को लेकर अपनी सास वाला गाउन पहनकर, जिसमें उसने थोड़ी कलाकारी की थी, नीचे आती है और पार्टी में सभी शामिल लोगों की नजर उस पर रुक जाती है। उसे देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में, क्या बात है, कमाल कर दिया। तुमको देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तुम्हारा एक बेटा है। हाँ दीदी, सच बोल रही हूँ, बहुत ही प्यारी लग रही है संगीता इस ड्रेस में। वैसे कहाँ से लेकर आई ये ड्रेस? जी आंटी जी, ये ड्रेस तो माँ जी लेकर आई थी, बहुत मन से हम बहुओं के लिए। अरे वाह, क्या बात है सुमन, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है। अपनी छोटी बहू को बुला, उसको भी दिखा दे, सुना है वो बड़ी फैशनेबल है। तभी सपना वाइन का एक ग्लास ले एक वेटर से नशे में लड़ रही थी, जहाँ उसने एक मिनी ड्रेस पहनी हुई थी। सुमन बहन, वो औरत कौन है? देखो तो कैसे नशे में बेचारे वेटर से लड़ रही है। जैसे सुमन और संगीता उस औरत को देखती हैं तो शर्म से उनका चेहरा लाल हो जाता है। अरे ये तो सपना बहू है, जाकर देखो बड़ी बहू, इसको हुआ क्या है। ये बात सुन पार्टी के सब लोग बहुत ही हैरानी से देखने लगे। अरे सुमन बहन, ये कैसी नशेड़ी बहू लेकर आई हो तुम? और अपनी बड़ी बहू को देखो, उस नशेड़ी बहू के सामने सीता है बिल्कुल। और फिर संगीता सपना को अंदर ले जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। संगीता पूरे घर को संभाल कर रखती है और सपना आराम से मजे करती। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर एक दिन सुमन के भाई के बेटे का रिसेप्शन था। तो रिसेप्शन पार्टी के लिए सुमन घर में सारे परिवार को कपड़े दिलवाती है। बहू, मैं सोच रही थी कि रिसेप्शन पार्टी के लिए घर में सबको तो कपड़े दिला दिए हैं, अब बस तुम दोनों बची हो। शाम को मेरे साथ चलकर अपनी पसंद की ड्रेस लेकर आ जाना। मेरी पसंद तो सपना बहू को समझ नहीं आती है, लेकिन फिर भी चल लेना। थोड़ी देर बाद सुमन दोनों बहुओं को अपने साथ मार्केट में लेकर जाती है और उस दिन सपना भी काफी खुश नजर आ रही थी। फिर सुमन एक दुकान पर रुकती है और दुकान वाले को ड्रेस दिखाने के लिए बोलती है। तभी सपना की नजर दुकान में रखी एक महंगी ड्रेस पर जाती है, जिसे देखकर दुकान वाला उसका रेट 20,000 बताता है, जिसे सुन सुमन चौंक जाती है। अरे नहीं नहीं भैया, इतना ज्यादा महंगा नहीं चाहिए, बस 5-6 हजार तक के बजट में दिखा दो। बहन जी ये देखिए, ये आपके बजट में भी है और अच्छा भी है। और फिर दुकान वाला कपड़े दिखाने लगता है। बहू देखना, ये भी कितने ज्यादा सुंदर लग रहा है, सुंदर लगेंगी मेरी दोनों बहुएं इसे पहनकर। जब आपकी औकात नहीं थी दिलाने की तो क्यों लेकर आई थी हम लोगों को यहाँ बेइज्जती कराने, वो भी इस 3rd क्लास दुकान में। और वैसे भी मैं दुकान के कपड़े नहीं पहनती हूँ, मुझे नहीं लेने यहाँ से कोई कपड़े, अपनी इस गरीब बहू को ही दिलवा दो। सपना, हम बाहर खड़े हैं, घर में नहीं है, हमारी तो इज्जत रख लो। माँ जी, सपना को नहीं पसंद तो आप मेरे लिए ये पार्टी वेयर लहंगा ले लीजिए, ये लाइट वेट में भी है और कलर भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो तू ले ले इसे। थोड़ी देर बाद वो तीनों सास बहू अपने घर आ जाती हैं और सपना गुस्से में मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है और शाम को अपने पति के साथ जाकर उसी ड्रेस को लेकर आती है जिसको उसने पसंद किया था। अगले दिन सब लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ संगीता ने सास की पसंद की ड्रेस पहनी थी और सपना ने अपनी पसंद की वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई होती है। फोटो वाला बार बार संगीता की फोटो ले रहा था, जिसे देखकर दूर से ही सपना चल रही थी। मैडम, अगर आप माइंड नहीं करें तो आपकी एक फोटो और ले सकता हूँ? भैया, जब से आई हूँ आप कम से कम 20 फोटो ले चुके हो मेरी, और अब ये लास्ट है। अरे वाह संगीता बहू, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में, काफी महंगी लग रही है ये ड्रेस और पसंद भी बहुत अच्छी है। ये तो माँ जी ने दिलाई ये ड्रेस, मैं उनकी पसंद की ड्रेस पहनती हूँ क्योंकि उनकी पसंद बहुत अच्छी है और जहाँ भी पहनकर जाती हूँ ना, सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा ये तो ठीक है, पर ये सपना बहू को क्या हो गया, कैसे अलग अलग है और क्या पहनकर आई है, अच्छी भी नहीं लग रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी और सुंदर हैं, बस वो अपनी पसंद के कपड़े ज्यादा पहनने पसंद करती है। वो क्या है ना, उसकी पसंद थोड़ी अलग है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आजकल के बच्चे हैं, यही उम्र है ओढ़ने पहनने की। दूर खड़ी सपना ये सारी बातें सुन रही थी। माँ जी कितनी अच्छी है, मेरे पीछे भी मेरी कितनी तारीफ कर रही है, और दीदी जिस भी जगह जाती है सब उनकी तारीफ करते नहीं थकते। और फोटो वाले को देखो, तब से आए इनकी फोटो लिए जा रहा है। सही कहा है किसी ने, जरूरी नहीं छोटी दुकान पर मिलने वाले सस्ते कपड़े अच्छे नहीं होते, कभी कभी ऊंची दुकान को भी वो फेल कर देती है और कभी कभी बड़ों की भी पसंद बहुत अच्छी होती है। अगर आज मैं भी माँ जी की पसंद की ड्रेस पहनती तो सब लोग मेरी भी तारीफ करते। और फिर सपना सबसे माफी मांगती है, सब उसको माफ कर देते हैं और वो आज से अपनी सास की पसंद की ड्रेस पहनने लगती है। अब वो सबके साथ खुशी खुशी प्यार से रहने लगती है।
देवर जी, मुझे तो कोमलिका बड़ी पसंद आई। दिखने में भी सुंदर है और अच्छा घर भी है। आपका क्या कहना है? भाभी, मुझे भी कोमलिका पसंद आई। बाकी जो आप लोगों का फैसला होगा वही मुझे भी मंजूर होगा। सच में मेरा देवर कितना संस्कारी है। मैडम जी, मैं भी उसी की कैटेगरी का हूँ। याद है ना, जब आपको पसंद करने आया था तो एक ही नजर में पसंद कर लिया था। उधर अंकुर के माता पिता लड़के वालों से कहते हैं, भाई साहब, बच्चों को तो वो पसंद आ गए। अब आपकी आज्ञा हो तो रिश्ता पक्का करें। हाँ भाई साहब, हमें क्या एतराज होगा। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है। उनके जाने के बाद कोमलिका अपनी छोटी बहन से कहती है, तुमने देखा शिवानी, मेरी जेठानी कितनी सस्ती सी साड़ी पहनकर आई थी। लगता है बेचारी का मायका बड़ा गरीब है। वही तो, ऐसी साड़ी तो हमारे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती। अरे वो जो मर्जी पहने, तुम्हें क्या करना है। और गरीब घर की हैं तो तुम्हारा ही फायदा है ना, क्योंकि तुम्हारे अमीर माँ बाप तुम्हें इतना सारा दहेज देने वाले हैं कि तुम्हारी सास तो तुम्हें अपनी पलकों पर रखेगी और सारा काम उस गरीब जेठानी को ही करना पड़ेगा। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोमलिका अपनी शादी की शॉपिंग में अपने लिए महंगी महंगी साड़ियां खरीदती है, जो कि मुंबई के एक बड़े शोरूम से ली हुई होती हैं। ऐसे वो और भी महंगी महंगी साड़ियां खरीदती है। कुछ दिन बाद उनकी शादी का दिन भी आ जाता है। शादी में भी उसकी जेठानी ने मुश्किल से 2000 रुपए तक की साड़ी पहनी थी। जहां मंडप में बैठी कोमलिका उसको देखकर मुंह बना रही थी और मन ही मन सोचती है, उफ, इस जेठानी ने तो मेरी नाक कटवा कर रख दी। कम से कम शादी पर तो कुछ महंगी साड़ी खरीद लेती। गरीब कहीं की। शादी के बाद कोमलिका अपने ससुराल आ जाती है, जहां दहेज में उसके माँ बाप ने छोटी से लेकर हर बड़ी चीज दी थी। अगले दिन कोमलिका की मुंह दिखाई थी। मोहल्ले की औरतें उसे तोहफा देकर जाती हैं। तभी सस्ती सी साड़ी पहने उसकी जेठानी अनीता भी एक तोहफा लेकर आती है और अपनी अमीर देवरानी को देती है। सबके जाने के बाद कोमलिका अपनी जेठानी का गिफ्ट खोलती है तो एक साड़ी और शगुन के 1100 रुपए उसमें होते हैं। छी, ये भी कोई साड़ी, एकदम घटिया। जैसी खुद पहनती है वैसी मुझे भी पकड़ा दी। ये तो मैं अपनी काम वाली को ही दे दूंगी। सच में अंकुर, तुम्हारी भाभी भी बड़ी कंजूस है। सबने मुझे इतने महंगे तोहफे दिए, लेकिन उसने मुझे सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी। छोड़ो ना कोमलिका, भाभी को जो सही लगा उन्होंने दे दिया। अगले दिन कोमलिका एक महंगी सी साड़ी पहनकर रसोई में आती है। अच्छा हुआ तुम आ गई। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा। खाना? माय फूड। इतनी महंगी साड़ी पहनकर मैं रसोई में खाना बनाऊंगी? नो वे। और तुम सबको कुछ खाना ही है ना, तो रुको। ये कहकर कोमलिका बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है और सबको परोसती है। ये लीजिए, ये रही मेरी पहली रसोई की रस्म। लेकिन बहू, तूने घर पर नहीं बनाया क्या? ओफो माँ जी, कम पैसों में इतना सब आ गया तो अब और क्या चाहिए आपको? लेकिन बहू, खाना तो घर की बहुएं ही बनाती हैं। कोमलिका, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे यहाँ खाना घर की औरतें ही बनाती हैं। माँ और भाभी अपने हाथ से खाना बनाती हैं। अच्छा ठीक है ना, अब ज्यादा लेक्चर मत दो और अब यही खा लो, बाद में देखी जाएगी। अच्छा वैसे हमें वो सब दहेज का सामान भी सेट करना है ना, तो उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए जेठानी जी दिन का खाना आप ही बना लेना। कोमलिका बात बात पर इसी तरह अपनी अमीरी का रौब झाड़ती रहती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब दिवाली का त्योहार पास आने वाला था तो कोमलिका के माता पिता उनके घर आए। वो सबके लिए गिफ्ट्स में कपड़े और मिठाइयां लेकर आए। कोमलिका अपनी जेठानी के कमरे में गई। जेठानी जी, ये साड़ी माल आई थी आपके लिए, आपको पसंद आई ना? हाँ कोमलिका, बहुत ही पसंद आई। पसंद आएगी क्यों नहीं, महंगी साड़ी जो है। आपको पता है, आपने जैसी साड़ी मुझे मुंह दिखाई पर दी थी ना, वैसी तो मेरी माँ हमारे घर के नौकरों को गिफ्ट कर देती है दिवाली पर। जेठानी समझ गई कि उसकी अमीर देवरानी उसे मुंह दिखाई पर दी हुई चीज का ताना मार रही है। अच्छा, वैसे आपके यहाँ से कोई दिवाली देने नहीं आया? हाँ, शाम को आ रहे हैं ना, माँ बाबूजी जब आएंगे तो तुम सब उनसे मिल लेना। फिर जेठानी घर के कामकाज में लग जाती है। अब घर के हर काम वो खुद ही करती, जबकि कोमलिका हमेशा काम को देखकर मुंह बनाती और काम से बचती रहती। फिर शाम को एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकती है। जेठानी के माँ बाप घर में आते हैं। उसकी माँ ने भी बेहद ही साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी। उनको देख कोमलिका मुंह बना लेती है। लो, आ गए गरीब जेठानी के माँ बाप, देखो तो खाली हाथ ही आ गए। तभी पीछे से नौकर हाथों में फलों की मिठाइयों की टोकरियां और सबके लिए ढेर सारी गिफ्ट्स और मिठाइयां, ड्राई फ्रूट्स लेकर आते हैं। समदन जी, हमारी तरफ से दिवाली के तोहफे स्वीकार कीजिए। अरे इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? ये तोहफे नहीं, हम सबका प्यार है आपके लिए। और वैसे भी हमारा दिवाली पर ही आना होता है, क्योंकि इतने सारे आश्रम जो हमने चलाए हुए हैं, वहां जाकर हम सबके खाने पीने और रहने का प्रबंध करते हैं। आज भी हमें वहीं जाना है, सबको दिवाली के तोहफे और मिठाइयां बांटने। क्या अनाथ आश्रम है आपके? लेकिन देखकर लगता ही नहीं कि ये इतने अमीर घर से। इनके कपड़े तो
हाँ कमोलिका, ये खूब पैसे वाले हैं, लेकिन ये कभी अपनी अमीरी का घमंड नहीं करते, बल्कि साधारण जीवन जीना पसंद करते। और यही सोच मेरी पत्नी की भी है। उसे लगता है जो पैसे हम महंगे कपड़े साड़ियां खरीदने में लगाएंगे, इतने में तो किसी का पेट भर जाएगा। और शरीर ढकने के लिए जरूरी नहीं कि हमें महंगी साड़ियां ही पहननी पड़े, सस्ती साड़ियां पहनकर भी गुजारा चल सकता है। हाँ छोटी बहू, हमारी बड़ी बहू के मायके वाले तुम्हारे मायके वालों से 2 गुना ज्यादा अमीर हैं, लेकिन ये लोग खुद पर पैसा बहाने की बजाय दूसरों की सेवा में पैसा इस्तेमाल करते हैं। जब हमने पहली बार भाभी को देखा था ना, तो इन्होंने लोअर और टी शर्ट पहनी हुई थी। इन्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि इतने अमीर घर से। इनकी यही सादगी हम सबको पसंद आ गई। और देखो, इतने अमीर घर की होते हुए भी कितनी आसानी से इन्होंने इस घर को संभाल लिया। हमारी बड़ी बहू से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। उनकी अब की बातों से कोमली सर शर्मिंदगी से झुक जाता है और अब वो अपनी जेठानी से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है। उसकी जेठानी भी उसे माफ कर देती है